वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ फर्स्ट ईयर कॉमर्स एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। ये फर्स्ट ईयर कॉमर्स की एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, वो भी सोल्यूशन के साथ। और आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन करवाया जा रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी अपलोड किया जा रहा है और माइक्रो इकोनॉमिक्स भी। तो शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। आपको वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करवाए जा रहे हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ताकि इनके बारे में कोई भी क्वेश्चन आए तो इजीली आप कर सकें। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आ सकती है, तो इसमें जो है वो मुख्तलिफ़ तरह की डेफिनेशंस दी गई है। एडम स्मिथ के मुताबिक इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ है, लेकिन उस डेफिनेशन को की वजह से बहुत ज़्यादा सोसाइटी के अंदर क्रिटिसाइज जो वो किया गया था और वो एक मटेरियलिस्टिक किस्म की डेफिनेशन आई थी। तो इसी वजह से फिर दूसरे इकोनॉमिस्ट ने डेफिनेशन दी थी, अल्फ्रेड मार्शल और रॉबिन्स ने। मार्शल की जो डेफिनेशन थी इकोनॉमिक्स को जो वो डिफ़ाइन किया गया, और उसमें जो फोकस था वो था ह्यूमन वेलफेयर, और जो प्रैक्टिकल बिहेवियर था डेली लाइफ में एम्फसाइज किया गया क्वालिटेटिव इंसाइट्स के ऊपर। सो मार्शल ने डिफाइन किया इकोनॉमिक्स को एज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इस तरीके से एम्फसाइज करते हुए वेलफेयर और जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ह्यूमन बिहेवियर के। सो मार्शल की अप्रोच जो ज़्यादा क्वालिटेटिव है और फोकस है इम्प्रूव करने के ऊपर ह्यूमन वेलबींग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ज़रिए। जबकि रॉबिन्स ने जो बात की वो बात की इकोनॉमिक्स एज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। और रॉबिन्स की जो डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो हाईलाइट करती है क्या, स्केर्सिटी को हाईलाइट करती है। स्केर्सिटी की बात हो रही है क्योंकि लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हमें दिखाई देते हैं। चॉइसेस की भी बात हो रही है, हम चॉइस हमें होगी और रैशनल डिसीजन मेकिंग होगी, जो कि बनाती है इसको ज़्यादा एनालिटिकल और यूनिवर्सल भी। तो ज़्यादा बेहतर जो हम डेफिनेशन कह सकते हैं वो लाइनल रॉबिन्स की हम कह सकते हैं। और जो कंपैरिजन है वो शो करता है कि मार्शल व्यू जो है वो वेलफेयर ओरिएंटेड और नॉर्मेटिव है, जबकि रॉबिन्स का जो है वो पॉजिटिव है और स्केर्सिटी ओरिएंटेड है। अंडरस्टैंड करना डेफिनेशन को क्रूशल होता है, क्योंकि इनसे शेप दिया जाता है स्कोप, और जो मेथडोलॉजी होती है इकोनॉमिक्स को इन्फ्लुएंस करता है कि कैसे इकोनॉमिस्ट एनालाइज करते हैं प्रॉब्लम और प्रपोज करते हैं सोल्यूशंस को। नाउ द माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इन दोनों का फ़र्क समझना आपके लिए ज़रूरी है, और दोनों ही आपके सिलेबस के अंदर शामिल हैं। और ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप समझें, माइक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात करें, जब माइक्रो वर्ड की हम बात करते हैं तो किसी छोटी चीज़ की बात करते हैं, मैक्रो की बात करते हैं तो बड़ी चीज़ की बात करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है कि डील किया जाता है इंडिविजुअल यूनिट्स के साथ। छोटी चीज़ों के बारे में बात करें तो इंडिविजुअल यूनिट्स के साथ, हम कंज्यूमर्स की बात करें, फर्म की बात करें, मार्केट की बात करें, और उसमें स्टडी किया जाता है कैसे एंटिटीज़ डिसीजन लेती है रिसोर्स की एलोकेशन के हिसाब से, प्राइस सेट करने के हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से। एग्जांपल लें तो ये हो सकता है कि सेट करना प्राइस जो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के, या एनालाइज करना कंज्यूमर बिहेवियर पार्टिकुलर मार्केट में। दूसरी तरफ अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसमें क्या होता है कि एग्जामाइन किया जाता है पूरी की पूरी इकोनॉमी, और उसमें एग्रीगेट किस्म के वेरिएबल आते हैं, यानी कि नेशनल इनकम की बात है, इन्फ्लेशन महंगाई की बात होती है, महंगाई पूरी इकोनॉमी की होती है, और अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोज़गारी जो होती है पूरे मुल्क में, पूरी इकोनॉमी में कितनी बेरोज़गारी है, और इकोनॉमिक ग्रोथ, इकॉनमी की ग्रोथ पूरी की पूरी इकॉनमी का। और इसके अंदर जो इश्यूज़ आते हैं वो फिर फिस्कल पॉलिसी आ जाती है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से, और मॉनेटरी पॉलिसी आ जाती है जो कि सेंट्रल बैंक यानी कि स्टेट बैंक हमारे यहाँ पे जो इसकी तरफ से है, और ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जो की डिफरेंस है वो इसकी स्कोप और लेवल ऑफ एनालिसिस में है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसर्न क्या है, स्मॉल स्केल इकोनॉमीज़ एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर देखा जाता है लार्ज स्केल फिनोमेना के ऊपर। दोनों ब्रांच ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं ये, क्योंकि इंडिविजुअल डिसीजन कलेक्टिवली तौर पे पूरे के पूरे मैक्रो इकोनॉमिक आउटकम्स को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। नाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी एंड इकोनॉमिक ऑफ स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं। स्केर्सिटी की बात की जाती है, स्केर्सिटी फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, क्योंकि रिसोर्सेज जो है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये तमाम जो है वो लिमिटेड होते हैं, जबकि ह्यूमन वांट्स हम देखते हैं कि वो अनलिमिटेड होती हैं। और इसी की वजह से क्या होता है कि ये इम्बैलेंस फोर्सेस जो कि फोर्स करती है इंडिविजुअल्स और सोसाइटीज़ को कि चॉइस करें
कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए, कैसे किया जाए और किसके लिए किया जाए। स्केर्सिटी से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है हमारे पास, यानी कि चॉइस होती है हमारे पास कि एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये कि एक कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ चूजिंग वन ऑप्शन फॉर अदर। यानी कि इस वक्त आप अगर ये लेसन देख रहे हैं या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको इसकी कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ रही, पैसे के हिसाब से तो आपको उसकी कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ रही है, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर आप एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़रूर दे रहे हैं। और वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये कि इसकी जगह आप खेल भी सकते थे, आप कहीं जा भी सकते थे, लेकिन आप तब भी स्टडी कर रहे हैं, तो ये भी एक कॉस्ट है। इसको भी हम कॉस्ट कहते हैं, यही एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है उसका सामना करना पड़ता है क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होते हैं। तो इसी वजह से ये होता है कि एक रिसोर्स को एक जगह लगाएंगे, दूसरी जगह नहीं लगाया तो ये भी एक कॉस्ट हम दे रहे हैं, दूसरी जगह नहीं लगाया तो ये भी एक कॉस्ट होती है। वो कॉस्ट भले ही पैसों के अंदर नहीं है लेकिन वो भी एक कॉस्ट ही होती है, और इसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, वेलफेयर एंड रिसोर्स एलोकेशन, ताकि इम्प्रूव किया जाए सोसाइटी की जो वेलबींग है, सोसाइटी को बेहतर बनाया जा सके। नाउ द यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से है। यूटिलिटी का मतलब क्या है? रेफर्स टू द सेटिस्फेक्शन और प्लेजर गेन फ्रॉम कंज्यूमिंग गुड्स और सर्विसेज। यूटिलिटी से मुराद ये कि जो सेटिस्फेक्शन मिलती है या जो प्लेजर मिलता है जब कंज्यूम किया जाता है गुड्स और सर्विसेज। जब भी गुड्स को, किसी सामान को या सर्विसेज को कंज्यूम किया जाता है उससे जो भी सेटिस्फेक्शन है या जो प्लेजर है, खुशी मिल रही है, वो जो है यूटिलिटी होती है। और इसके अंदर टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी होती है। टोटल यूटिलिटी ये कि किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने से जितनी भी हमें यूटिलिटी मिली है उसका सम जो है वो टोटल है। यानी कि बिस्किट हम खाते हैं, एक बिस्किट खाया उससे यूटिलिटी मिली, दूसरा खाया उससे मिली, इसी तरह जितने भी हमने बिस्किट खाते गए उनसे जितनी भी यूटिलिटी मिल रही है उन तमाम को हम ऐड कर लेंगे तो वो टोटल यूटिलिटी आएगी। जबकि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? एक एडिशनल यूनिट की यूटिलिटी, यानी कि एक बिस्किट खाया और एक के बाद जब दूसरा खा रहे हैं, दूसरा खाने पे एडिशनल जो यूटिलिटी हमें मिल रही है वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाई जाएगी। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लॉ है जिसके मुताबिक मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस एज मोर यूनिट्स ऑफ गुड्स आर कंज्यूम, रिड्यूसिंग एडेड सेटिस्फेक्शन। यानी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसके अंदर कमी आती जा रही है लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के मुताबिक। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो कि आपको बताया गया कि एडिशनल यूटिलिटी है, यानी कि एक बिस्किट आपने खा रहे हैं तो जो दूसरा बिस्किट आप खाएंगे उसकी एडिशनल यूटिलिटी उतनी नहीं होगी जितनी पहले की थी, फिर दूसरे की, तीसरे की उससे कम हो जाएगी एडिशनल यूटिलिटी, चौथे की। एक वक्त ऐसा आएगा कि मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाएगी और आप फिर बिस्किट खाना नहीं चाहेंगे, बिस्किट खाना आप नहीं चाहेंगे, तो वो मार्जिनल यूटिलिटी फिर ज़ीरो हो जाती है गिरते गिरते एडिशनल यूटिलिटी। यानी असम्पशंस और लिमिटेशंस भी ऑब्वियसली बात है। रैशनैलिटी और कांस्टेंट टेस्ट लो का चेंज हो जाना। तो इस लॉ के कई सारी जो है वो लिमिटेशंस हैं अपनी जगह पर। और ये भी आता है कि इसको फिर मेजर करना भी एक, वो क्वान्टिफाई इसको कैसे करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, नंबर्स हम किस हिसाब से देंगे, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी कई सारे आ जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो इसकी लिमिटेशंस में आ जाती हैं। और इसकी लिमिटेशंस को आप और भी ज़्यादा, अब आपको बेसिक समझ में आ गया तो जब आप बुक्स में रीड करेंगे इसकी लिमिटेशन को तो आपको और ज़्यादा ईजिली समझ में आ जाएगा। तो लिमिटेशंस भी इसकी आ सकती हैं एग्ज़ाम में। लॉ ऑफ डिमांड एंड टाइप ऑफ डिमांड्स की हम बात करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड बताता है क्वांटिटी डिमांड जो है एक गुड की वेरी करती है इन्वर्सली उसकी प्राइस के साथ। यानी कि जब कभी भी प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांड घटेगी, ये फ़र्क है। सिंपल सी बात है, जब प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांड गिरेगी, जब प्राइस घटेगा क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, सिंपल यही है। और इनकम कांस्टेंट है और प्रेफरेंस कांस्टेंट है तब, ये भी एक चीज़ है। यानी कि इनकम और प्रेफरेंस सेम है, कांस्टेंट है, लेकिन प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड गिर रही है, प्राइस घट रहा है क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है, ये चीज़ है, सिंपल सी बात है। अच्छा, चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में भी फ़र्क है। हम नॉर्मली तौर पे समझते क्या है कि जब प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी घट, डिमांड गिर रही है। लेकिन जब इकोनॉमी के अंदर हम बात करते हैं तो प्राइस बढ़ने से डिमांड नहीं गिर रही बल्कि क्वांटिटी डिमांड गिर रही है। क्वांटिटी डिमांड गिर रही है क्योंकि होता क्या है कि प्राइस बढ़ने या घटने से जो डिमांड कर्व है वो अपनी जगह रहता है, डिमांड कर्व पे फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर प्राइस बढ़ा
तो क्वांटिटी घटी, और प्राइस घटा तो क्वांटिटी बढ़ी, डिमांड कर्व अपनी जगह पर है। लेकिन जब हम डिमांड की बात करते हैं, चेंज इन डिमांड की, तो चेंज इन डिमांड में डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाता है इस तरीके से या इस तरीके से, राइट या लेफ़्ट शिफ्ट कर जाता है, ये एक चीज़ है। और डिमांड कर्व शिफ्ट करने का मतलब ये होता है कि जब डिमांड में चेंज आना, असल डिमांड में चेंज आना वो होता है। और डिमांड में चेंज किस तरीके से आता है, इनकम में अगर चेंज आ रहा है, यानी कि दूसरे फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से, दूसरे फैक्टर्स में जब चेंज आता है तो फिर डिमांड में चेंज आता है। तो डिमांड में चेंज कब आता है, दूसरे फैक्टर्स की वजह से, ना कि प्राइस की वजह से। प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांड में फ़र्क आता है, क्योंकि जो कर्व शिफ्ट करने वाले फैक्टर्स होते हैं वो डिमांड को चेंज करते हैं। और इसी वजह से टाइप ऑफ डिमांड की टाइप्स में भी फ़र्क है। इनकम डिमांड जो कि चेंज होती है इनकम के साथ, जैसे कि इनकम का आपको बताया गया। इसके अलावा ड्राइव डिमांड होती है। ड्राइव डिमांड होती है जो कि आती है इनपुट, वो इनपुट जब फाइनल गुड्स की डिमांड में चेंजेस आती है तब, और जो जॉइंट गुड्स होते हैं उनकी डिमांड में, जहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है वो डिमांड किए जाते हैं एक दूसरे के साथ। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि फ़ोन के साथ चार्जर है, वो जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आ जाएगा। नाउ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड मेजरमेंट्स। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी जो है वो इम्पॉर्टेंट में से होता है, और इसकी जो मेजरमेंट होती है, सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, मेजर्स दी रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड टू चेंज इन प्राइस, इनकम और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यानी कि इलास्टिसिटी से मतलब ये कि एक वैसे तो हम खिंचाव की बात करते हैं, तो ये भी कुछ उसी तरीके की चीज़ है, लेकिन ये होता क्या है कि इसमें ये देखा जाता है कि प्राइस चेंज होने से प्राइस के मुकाबले में क्वांटिटी डिमांड में कितना फ़र्क आया, इनकम के मुकाबले में क्वांटिटी डिमांड में कितना फ़र्क आया, और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी यानी कि रिलेटेड गुड्स की प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में कितना फ़र्क आ रहा है, तो ये चीज़ मेजर की जाती है इसके ज़रिए। और प्राइस इलास्टिसिटी को अब हम थोड़ा और समझें तो ये कि इंडिकेट करता है कि हाउ डिमांड चेंज विद प्राइस वेरिएशंस। प्राइस चेंज होने से कितना ज़्यादा हम देखते हैं कि फ़र्क आ रहा है, प्राइस चेंज होने से कम फ़र्क आया या ज़्यादा फ़र्क आया या उतना ही फ़र्क आया, ये चीज़। और इनकम इलास्टिसिटी से इनकम चेंज होने से कितना फ़र्क आया, क्रॉस इलास्टिसिटी में रिलेटेड गुड की प्राइस से कितना फ़र्क आया, तो ये चीज़ जो है इसमें देखी जाती है। और जो मेथड होते हैं उसमें परसेंटेज मेथड होता है, जिसमें प्रोपोर्शनल चेंज को यूज़ किया जाता है। पॉइंट मेथड होता है, पॉइंट मेथड में कैलकुलेट किया जाता है इलास्टिसिटी एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जब डिमांड कर्व होता है। और आर्क मेथड होता है जो कि मेजर करता है इलास्टिसिटी को रेंज ऑफ प्राइसेस के ऊपर। सो अंडरस्टैंड करना जो है ये ज़रूरी होता है प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, टैक्स पॉलिसीज, रेवेन्यू फोरकास्टिंग के लिए, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करता है कैसे कंज्यूमर रिएक्ट करते हैं इकोनॉमिक चेंजेस के ऊपर। ना द सप्लाई एंड स्टॉक। अब जो सप्लाई कर्व होता है वो इस तरीके का होता है, डिमांड कर्व नीचे आता है जबकि ऊपर की तरफ जा रहा है। सो सप्लाई से मुराद क्या होती है, सप्लाई इज़ द refers to the quantity of goods or services that producers are willing and able to offer for sale at a given price and time। इससे मुराद क्या है, क्वांटिटी गुड्स या सर्विस की जो कि प्रोड्यूसर विलिंग टू सेल भी है, वो सेल करना भी चाहते हैं, और एबल टू सेल भी, और वो कर भी सकते हैं गिवन प्राइस के ऊपर, जो प्राइस गिवन है और टाइम पे। और स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक रिप्रेजेंट करता है जो टोटल क्वांटिटी अवेलेबल होती है, जो कि हो भी सकता है ऑफर ना हो सेल के लिए, टोटल क्वांटिटी अवेलेबल लेकिन जो ना भी हो। और ये डिस्टिंक्शन ज़रूरी है क्योंकि सप्लाई जो एक फ़्लो कॉन्सेप्ट है और स्टॉक एक स्टैटिक मेजर है। फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं सप्लाई को, उसके अंदर अगर हम देखें तो उसके अंदर प्रोडक्शन कॉस्ट आती है। अब प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी तो सप्लाई में ज़्यादा ही होगा इजाफा, टेक्नोलॉजी जितनी बेहतर होगी तब भी, मार्केट कंडीशन से भी फ़र्क पड़ता है। ये तमाम जो है सप्लाई को जो है गुड्स और सर्विस की को करता है। इम्प्लीकेशन की बात करें तो ये जो है हेल्प करता है बिजनेसेस को कि मैनेज करें इन्वेंट्री और प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ को ज़्यादा इफेक्टिवली। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अब है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से है जब भी इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट की बात होती है। लैंड, लेबर, कैपिटल।
अच्छा, अब लैंड जो है वो क्या है, लैंड में सिर्फ ज़मीन शामिल नहीं है बल्कि नेचुरल रिसोर्सेज आ जाते हैं। लैंड में नेचुरल रिसोर्सेज आ जाते हैं और इनकी फिक्स सप्लाई होती है क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज होता है। लेबर की हम बात करें तो फिज़िकल और मेंटल ह्यूमन एफर्ट आ जाती है। इंसानों की बात होगी लेकिन उसमें फिर फिज़िकल के साथ साथ मेंटल एफर्ट भी आती है। कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल में एक्चुअली नॉर्मली जब हम फाइनेंस या अकाउंट्स की बात करते हैं तो वहाँ कैपिटल से मुराद हमारी फंड्स वगैरह की होती है, लेकिन यहाँ पर मेन मेड टूल्स की बात होती है, मशीनरी की बात होती है इकोनॉमिक्स के अंदर, और इसी के ज़रिए एफिशिएंसी और आउटपुट जो है उसके अंदर इजाफा होता है। और एक और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो कि है एंटरप्रेन्योरशिप, और कुछ बुक्स में इसका आपको दूसरा नाम भी मिल सकता है, जो कि कंबाइन करता है इन तीनों को, लैंड, लेबर और कैपिटल को। सो ये जो फैक्टर्स हैं ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्रोडक्शन होती है, इसीलिए इनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। और हर फैक्टर का जो है वो यूनिक करेक्टरिस्टिक्स होती है, प्ले करते हैं क्रिटिकल रोल डिटरमाइन करने में आउटपुट और एफिशिएंसी। प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो है इनकी जितनी बेहतर होगी उसी से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और ऑप्टिमल जो है वो रिसोर्स एलोकेशन होगी। नाउ द कॉस्ट थ्योरी एंड मार्केट स्ट्रक्चर। कॉस्ट थ्योरी से हमें पता चलता है कि ऐसे प्रोडक्शन कॉस्ट जो वो बिहेव करती है जब चेंज आता है आउटपुट के अंदर, यानी कि आउटपुट में जब चेंज आएगा, जो प्रोड्यूस किया जा रहा है उसमें चेंज आ रहा है, जितनी चीज़ें बन रही हैं, तो कॉस्ट में भी फिर ऑब्वियसली बातें चेंज आता है। टोटल कॉस्ट को अगर हम देखते हैं तो वो टोटल ही होती है, यानी कि सम कर लिया जाता है तमाम जितनी भी कॉस्ट होती हैं, तमाम कॉस्ट को हम जमा करते हैं तो हमारे पास जो है वो टोटल कॉस्ट आ जाती है। इसके मुकाबले में फ़िक्स कॉस्ट की हम बात करें तो फ़िक्स कॉस्ट ऐसी होती है वो फ़िक्स रहती है, इसीलिए उसको फ़िक्स कहते हैं। जितनी भी आउटपुट हो, जितनी भी चीज़ें बने वो फिक्स रहती है। इसकी कॉमन एग्जांपल ये कि बिल्डिंग का रेंट, अब वहाँ पर जितनी भी चीज़ें बने हैं, ज़्यादा बने कम बने, रेंट उतना ही देना है। और फिर वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है। वेरिएबल कॉस्ट ऐसी होती है वेरी करती है, इनकी चेंज आती है, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ज़्यादा होगी, जितना कम होगी उतना कम होगी। और ये जो है एक्चुअली इसकी कॉमन एग्जांपल लेते हैं रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल उतना ही ज़्यादा होगा जितनी ज़्यादा चीज़ें बन रही हैं। इसके अलावा एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट आ जाती है। एवरेज कॉस्ट जो है वो कॉस्ट पर यूनिट है, एक यूनिट की जो है वो कॉस्ट निकालते हैं और एवरेज निकाला जाता है। टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ़ यूनिट से डिवाइड करके एवरेज निकाल दिया जाता है। और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एडिशनल कॉस्ट होती है, यानी कि एक एक्स्ट्रा यूनिट की हमें कितनी कॉस्ट आ रही है वो जो है मार्जिनल कॉस्ट जो है वो होती है। सो मार्केट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमें परफेक्ट कंपटीशन आ जाता है। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पर बहुत सारे सेलर होते हैं, एक जैसी प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, एंट्री और एग्ज़िट यहाँ पर बहुत आसान होता है। मोनोपोली की हम बात करें तो एक ऐसी मार्केट जहाँ पर एक ही सेलर होता है और बायर बहुत सारे होते हैं। और इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की है। इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी जो है उसको हमारे यहाँ पे मोनोपोली पावर दी गई है और किसी और को अलाउ नहीं किया गया अभी तक इलेक्ट्रिसिटी सेल करने के लिए। तो इसमें होता क्या है कि बैरियर होता है कि कोई और फर्म आ नहीं सकती, और दूसरी फर्म जब आ नहीं सकती तो ऑब्वियसली बात है जो सेलर होता है वो फिर हाई अमाउंट चार्ज कर सकता है, और उसके पास जो वो पावर होती है कि वो हाई अमाउंट चार्ज करे, प्रोडक्शन भी वो कम करे। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है इसके अलावा। इसमें बहुत सारे सेलर होते हैं लेकिन डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट जो वो बेच रहे होते हैं। और ओलिगोपली भी होता है, एक और मार्केट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत कम तादाद में सेलर होते हैं लेकिन तादाद उनकी कम होती है। एंट्री और एग्ज़िट हो सकता है लेकिन मुश्किल से होता है। बैरियर्स होते हैं लेकिन टोटली बैन नहीं होता ओलिगोपली के अंदर। और अगर एग्ज़ाम्पल लें तो गाड़ियों की इंडस्ट्री, हम उसकी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि गाड़ियों की इंडस्ट्री में जाना पॉसिबल ज़रूर है लेकिन बहुत मुश्किल होता है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा उसके अंदर रिक्वायर्ड होती है। सो इम्पैक्ट ऑन प्राइसिंग एंड आउटपुट की हम बात करें, सो मार्केट स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस करते हैं कि कैसे प्राइसेस और आउटपुट लेवल डिटरमाइन होते हैं। जैसे कि मोनोपोली में पावर होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज किया जा सकता है, जबकि परफेक्ट कंपटीशन में पावर नहीं होती फर्म्स के पास, तो जो प्राइस सेट होता है मार्केट में वही इनको चार्ज करना होता है। और आउटपुट लेवल भी फिर वो उसी हिसाब से डिटरमाइन करते हैं फर्म के हिसाब से, और उसी से कंज्यूमर्स और बिजनेसेस अफेक्ट होते हैं। अब समराइज़ करते हैं आज के इस लेसन को। तो इकोनॉमिक प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क अंडरस्टैंड करने के लिए स्केर्सिटी, चॉइस और रिसोर्स एलोकेशन, और स्टडी करते हुए ऐसे कॉन्सेप्ट जैसे कि डिमांड, सप्लाई, यूटिलिटी, कॉस्ट और मार्केट स्ट्रक्चर, इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्म डिसीजन कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज़ किया जाता है आउटकम्स को
और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी जो कोई थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं है, सिर्फ ऐसी नहीं है जो सिर्फ किताबों की हद तक है, बल्कि इनका प्रैक्टिकली यूज़ जो वो किया जाता है प्राइस सेट करते वक्त भी, प्रोडक्शन करते वक्त भी, प्लानिंग करते वक्त भी, पॉलिसी फॉर्मुलेट करते वक्त भी। सो जो सॉलिड ग्रास्प है, सॉलिड फाउंडेशन होगी अगर इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की, तो उसी से नेविगेट किया जाएगा जो भी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो मुश्किल है, और अचीव किया जाएगा सस्टेनेबल ग्रोथ, लॉन्ग टर्म ग्रोथ को। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।